मैं पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दो चीज़ें। कड़वा सच ये है कि जब बाबा राम रहीम ने अपना सिरसा में पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया था तो बहुत सारी चीज़ें उनके आश्रम से बाहर निकल कर आती थी, और किस तरह से वहाँ पे महिलाओं का, लड़कियों का, साध्वियों का शोषण हो रहा है, कैसे लोगों की ज़मीन हड़पी जा रही है। इसके साथ में कुछ अच्छे काम की भी खबरें बाहर आती थी, जैसे जो ड्रग्स लेते हैं उनको, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र बनाना, गरीब घर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक पहुंचाना, उसका पूरा खर्चा उठाना। ये भी एक उस आश्रम से ये खबर आती थी। लेकिन इसके बाद जो दूसरा चेहरा सामने आया राम रहीम का, उसने धीरे धीरे लोगों के मन में शक तो डालना शुरू कर दिया था। लेकिन राम रहीम का कद इतना बड़ा था और इतना पावरफुल बाबा कि किसी की हिम्मत नहीं थी उसके ख़िलाफ़ बोलने की, लिखने की, छापने की। यहाँ तक कि जो नेशनल मीडिया, जो दिल्ली में तमाम बड़े अखबार हैं, वो तक कोई नहीं लिखता था जो भी अंदर से खबर आती थी। और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन बाबा राम रहीम के ख़िलाफ़ कोई भी लिखने की हिम्मत नहीं करता था। और बहुत सारी चीज़ें इसलिए दिल्ली तक या दिल्ली की मीडिया तक खबरें भी नहीं आती थी। जो होता था रीजनल छोटे छोटे जो अखबार थे, बस वहाँ तक ये खबरें सिमट कर रह गई थी। और जिन बड़े अखबारों तक खबर पहुँची भी तो नामालूम किन वजहों से उन लोगों ने बाबा राम रहीम के ख़िलाफ़ शायद लिखना ज़रूरी नहीं समझा और लिखा भी नहीं। अगर उस वक्त ऐसा हुआ होता तो शायद ये आज 15-16 साल के बाद ये फैसला ना आता। बाबा राम रहीम का कच्चा चिट्ठा और पोल उसी वक्त खुल चुका होता। लेकिन जो बड़े अखबारों ने काम नहीं किया, वो काम छोटे अखबारों ने कर दिया। और अगर सच माने बाबा राम रहीम का पूरा जो भांडा फूटा है, उसका अगर आप किसी को क्रेडिट देना चाहें तो वो एक सिरसा का छोटा सा अखबार, वो भी इवनिंगर, जो शाम को छपता और बहुत छोटी सी तादाद में छपता, और जिसकी कीमत 1 रुपये। उस अखबार का नाम था पूरा सच। ये सिरसा से छपने वाला, और बल्कि इसका पंचकुला में भी एडिशन था। तो पूरा सच इस अखबार के लिए काम करते थे, बल्कि अखबार निकालते थे रामचंद्र छत्रपति, एक पत्रकार, निडर, न डरने वाले, तो वो निकालते थे। 1 रुपये के इस अखबार ने ही बाबा राम रहीम के जो अरबों का साम्राज्य खड़ा हुआ था, कायदे से एक लाइन में अगर कहूँ तो इस 1 रुपये के अखबार ने उसे बर्बाद किया। और जो सच पूरी दुनिया के सामने आया, उसमें इस अखबार का और इस अखबार के जो जर्नलिस्ट हैं ये रामचंद्र छत्रपति, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। बाकी की मीडिया ने उस वक्त शायद अब ईमानदारी से अपना काम नहीं किया था। इसको बोलने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं अब बाकी की क्या बात बताऊं आपको, अभी शायद मुझे 2-3 साल पुराना ही किस्सा याद आ रहा है कि जब ये बाबा राम रहीम की फ़िल्म रिलीज़ हो रही थी, मैसेंजर ऑफ गॉड, MSG, तो कई चैनल पे बाकायदा बाबा का इंटरव्यू भी आया, फ़िल्म को प्रमोट भी किया। और उस वक्त भी बाबा के ख़िलाफ़ बाकी चीज़ें कोई लिखता या दिखाता नहीं था। इवन मैं दूसरी एक और भी बात बताता हूँ आपको कि जब 25 अगस्त 2017 को जब पंचकुला की अदालत में इन 2 बलात्कार के मामले में फ़ैसला आना था, उससे पहले 24 अगस्त 2017 की रात तमाम चैनल में बाबा राम रहीम की खबर गई थी। कई अखबारों ने भी छापा कि कल पता नहीं क्या होगा। उसकी वजह ये थी कि हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी, धारा 144 थी, ट्रेन, बस, सारे रास्ते रोक दिए गए थे, हज़ारों की तादाद में डेरा सच्चा के समर्थक पहुंच गए थे। और मुझे याद है, मैं खुद अपने ऊपर भी कबूल करते हुए बताता हूं आपको कि 24 अगस्त 2017 का जो मैंने शो निकाला था वारदात, उसमें भी बाबा के ख़िलाफ़ एक अपशब्द या उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि पता नहीं कल को कोर्ट में बाबा छूट जाए, बाइज्जत बरी हो जाए, तो फिर वो नोटिस भी आएगा, मुकदमा भी होगा। तो अब ये अच्छा था बुरा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद वो गलत था। और 25 को जब फैसला आया तो फिर कोई ऐसा शब्द नहीं बचा डिक्शनरी में जो राम रहीम के लिए इस्तेमाल ना हुआ हो। तो ये भी एक सच है। खैर, अब पूरी कहानी जो बाबा राम रहीम के बारे में तो आप सभी को मैं उस दिन सुना चुका हूँ, लेकिन ये पूरा मामला खुला कैसे, क्या हुआ इसमें, और आज जो फैसला आया उसका क्या लेना देना, ये पूरी कहानी आपके सामने आज। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 2002 में पहली बार हरियाणा के कुछ इलाकों में
बल्कि सिरसा के आसपास ही, जहाँ पे राम रहीम का आश्रम है बहुत बड़ा, कई एकड़ में फैला हुआ, तो वहाँ के कुछ गांव में गुमनाम ख़त बँटना शुरू होता है। और उस 3 पन्नों के ख़त में डेरा सच्चा सौदा के अंदर की कहानी लिखी हुई थी। और ख़त में किसी का नाम नहीं था, एक नीचे नाम में था एक अबला नारी, और उसने अपनी कहानी सुनाई थी। वो 3 पन्नों का ख़त ही ये पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की मौत की वजह बनी है। जब ये पेपर बटने, जब ये ख़त गुमनाम ख़त बटना शुरू हुआ, जो कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के, उनके नाम पे था, और कुछ मीडिया हाउसेस को। तो ये ख़त लोगों तक बंटना शुरू हुआ। गुमनाम किसने बांटना शुरू किया किसी को पता नहीं, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसकी फ़ोटो कॉपी करके भी बांटनी शुरू कर दी। लेकिन अभी तक ये ऐसे ही बस बट रहा था, और जितनी जिसकी हैसियत थी उस हिसाब से वो फ़ोटो कॉपी करा के भी बांट रहा था, जो सच सामने लाना चाहता था, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे ये लेटर बढ़ता गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये बात है 2002 के शुरुआत की। इसी बीच में कुछ वक्त के बाद एक यही जो गुमनाम लेटर था उसकी फ़ोटो कॉपी किसी तरीके से रामचंद्र छत्रपति के हाथ में आया। और वो कैसे आया? एक फ़ोटो कॉपी जो करते हैं वहाँ पे दुकान थी सिरसा में, तो कुछ लोग आते थे वहाँ पे फ़ोटो कॉपी कराने के लिए। तो जो फ़ोटो कॉपी करा जिसका जो मालिक था वो काफ़ी फ़ोटो कॉपी की, उसने कुछ कॉपी उसको भी, क्योंकि सिरसा में जो रहता है और वो राम रहीम के बारे में इंटरेस्ट ना ले, ये हो नहीं सकता। तो जब उसने देखा राम रहीम के बारे में ऐसी चीज़ें हैं, तो उसने भी पढ़ा उसको बड़े ध्यान से। और फिर इसी बीच में रामचंद्र छत्रपति से मुलाकात हुई, तो एक कॉपी उसने दी कि ये बाबा के बारे में छप रहा है। रामचंद्र छत्रपति ने पूरा लेटर पढ़ा 3 पन्नों का, और वो पहले पत्रकार थे जिन्होंने अपने सांधे, जो इवनिंग न्यूज़पेपर था उनका पूरा सच, उसमें उस लेटर की कहानी छाप दी और बताया कि उसके पीछे की भी कहानी छापी कि कैसे ये गुमनाम ख़त गांव-गांव में बांटा जा रहा है, लोग फ़ोटो कॉपी करके इसको कर रहे हैं, और इस पर सीधा सीधी डेरा सच्चा सौदा के ऊपर इस पर उंगली उठाई जा रही है कि वहाँ लड़कियों, महिलाओं, साध्वियों के साथ बाबा क्या कुछ करते हैं। तो अभी तक लेटर हाथों हाथ बट रहा था, पहली बार किसी अखबार में छपा, और अखबार में छपते ही डेरा सच्चा सौदा में हड़कंप मच गया। डेरा सच्चा सौदा के समर्थक जो है वो गुस्सा हो गए। इसके बाद अब रामचंद्र छत्रपति को धमकियां आनी शुरू हो गई। डेरा सच्चा सौदा के समर्थक फ़ोन करते या जाकर अखबार के दफ्तर में धमकाते, और जब वो धमकियां आने लगी तो रामचंद्र ने और भी ऐसी स्टोरी छापनी शुरू कर दी। इस लेटर के बाद जो बाकी चीज़ें आ रही थीं, लोगों के बयान, और फिर इस सवाल के साथ कि क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए, तो जांच का मुद्दा भी उठा दिया। तो ये करते करते अक्टूबर का महीना आ गया, और रामचंद्र छत्रपति तमाम धमकियों के बावजूद अड़े रहे। वो अपनी जो जर्नलिज्म का एक काम होता है ईमानदारी वाला, वो करते रहे, और धमकियों के बाद भी माने नहीं। 24 अक्टूबर 2002 को जब रामचंद्र छत्रपति अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तो पहले से कुछ कातिल घात लगाकर बैठे हुए थे। मोटरसाइकिल में 2 लोग आते हैं, और दोनों जो है वो बेहद करीब से रामचंद्र छत्रपति पे गोली चलाते हैं। कुल 5 गोलियां मारते हैं, 5 की 5 गोली रामचंद्र को लगती है। वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। पहले उनको सिरसा के अस्पताल ले जाया जाता, हालत नाजुक थी, तो फिर उन्हें दिल्ली भेजा जाता है। और 24 अक्टूबर के बाद लगभग 25-26 दिन तक वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझते रहते हैं, और आखिरकार 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन गोली लगने से लेके मौत तक 24 अक्टूबर को गोली लगी और 21 नवंबर को मौत हुई, तो आप मान के चलिए कि करीब 25-26-27 दिन वो जिंदा रहे। लेकिन हालत सीरियस थी और बयान देने के लायक नहीं थे, और इसीलिए ज़िंदा होने के बावजूद पुलिस उनका बयान दर्ज नहीं कर पाई, क्योंकि उस पोजीशन में थे ही नहीं, और बिना बयान दिए हुए उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सिरसा के कुछ जर्नलिस्ट और आसपास के जो है बाकी, जब रामचंद्र छत्रपति की मौत होती है तो वहाँ पे सभी को मालूम था दबी ज़ुबान में कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो वो लोग आवाज़ उठाते हैं, बाकायदा जो पत्रकार एसोसिएशन है वो भी आवाज़ उठाती है। फिर उनके दबाव में आखिरकार मजबूरी में सिरसा पुलिस जो है वो 2003 में FIR दर्ज करती है।
21 नवंबर को मौत हुई थी। नवंबर उसके बाद उस महीना गुजरता है, दिसंबर गुजरता है, लेकिन फिर 2003 में एफआईआर दर्ज होता है रामचंद्र छत्रपति की मौत का, लेकिन उसमें कोई नामजद नहीं, कुछ नहीं। और चूंकि सिरसा में बाबा राम रहीम का दबदबा काफ़ी ज़्यादा था उस वक्त, तमाम सरकार, एमपी, एमएलए, कोई भी मतलब उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। तो पुलिस को भी वैसे ही सिग्नल था, तो पुलिस ने कोई जांच वाँच तो की नहीं। इसके बाद पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। 3 साल बीत जाता है। अब आप सोचिए, एक जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था और सब कुछ है, और उसके बाद 3 साल बीत जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि राम रहीम का नाम भी नहीं आता। लेकिन वो जो गुमनाम लेटर था, जो पिछली बार आपको बताया था कि एक कॉपी उसकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथ लगती है और वो खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं और इसकी जांच के लिए कहते हैं। फिर जो है मजिस्ट्रेट जांच करके अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच के लिए कहता है। तो जब सीबीआई जांच के लिए उन 2 रेप के मामले की जो आदेश दी जाती है, उसी के बाद पहली बार 2006 में ही, चूँकि ये 2 साथियों का रेप का मामला और रामचंद्र छत्रपति की कत्ल का मामला एक दूसरे की कड़ी का हिस्सा थी, तो कोर्ट जो है कहती है कि इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए, हरियाणा पुलिस से लेकर। तो कोर्ट के कहने पर ही उस रेप के साथ साथ 2006 में रामचंद्र छत्रपति की कत्ल का मामला भी सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई 2006 में इस केस को लेती है, मामले की तफ्तीश करती है और 2007 में सीबीआई पहली बार इस मामले में चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट में कुल 4 लोगों को जो है इसमें आरोपी बनाया जाता है, जिसमें से एक जो मुख्य आरोपी वो राम रहीम का नाम था, जो मेन अक्यूज्ड, और बाकी उसके 3 गुर्गे जो आश्रम में काम करने वाले। तो चार्जशीट दाखिल हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद आप ये सोचें कि मर्डर का मामला है, चार्जशीट हो गया, लेकिन बाबा राम रहीम गिरफ्तारी तो छोड़ी, अदालत में कभी पेशी तक नहीं हुई। बल्कि जब जब कोर्ट से सम्मन आया तो हालात ऐसे बनाए गए कोर्ट के बाहर कि अगर बाबा राम रहीम कोर्ट में आए तो उनके समर्थक भड़क जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे और फिर कुछ भी हो सकता है। और काफ़ी जब ऐसी तारीख पड़ी तो लोगों की भीड़ पहुंची भी, डेरा सच्चा के समर्थक। और उसके बाद अदालत को भी लगा कि माहौल बिगड़ सकता है, तो फिर ये हुआ कि अच्छा चलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। लेकिन बाबा राम रहीम कभी अदालत की चौखट तक नहीं ला पाए, कोई कानून उनको नहीं ला पाया। 2007 में जबकि चार्जशीट दाखिल हो गई थी। इसके बाद अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है, अदालत भी चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट इस मामले में तमाम जो गवाह हैं और सबूत है वो पेश किए जाते हैं। करीब 40 गवाह थे जो पेश किए गए, 140 पेशी होती है इन गवाहों की, बाकी सबूत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। लेकिन एक शख्स की गवाही बाबा राम रहीम के खिलाफ कील ठोकने का काम करती है और उस गवाह का नाम था खट्टा सिंह। दरअसल खट्टा सिंह लेट मतलब 1997-8 से लेके 2000-2002-3-4 तक, इस हादसे के बाद तक राम रहीम का ड्राइवर हुआ करता था और वहीं आश्रम में रहता था। खट्टा सिंह ने पहले सीबीआई को बयान दिया और उसके बाद कोर्ट में गवाही दी और उसने ये कहा कि वो इस बात का गवाह है जब एक बार राम रहीम ने अपने ख़ास बंदे से उसके सामने उसकी मौजूदगी में ये कहा कि रामचंद्र छत्रपति का मर्डर करना है और उसको रास्ते से हटा दो। तो इस बात का गवाह खट्टा सिंह था, जो पूर्व ड्राइवर था राम रहीम का, और उसकी ये गवाही आज के इस फैसले की सबसे अहम कड़ी साबित हुई। उसकी इसी गवाही के मद्देनज़र और बाकी जो गवाह थे उनके मद्देनज़र फिर जो शूटर था उसमें से एक पकड़ा गया था, और वो शूटर जो पकड़ा गया वो भी पता चला कि उसका कनेक्शन डेरा से था, तो वो भी एक अहम सबूत। तो खट्टा सिंह की गवाही, शूटर के पकड़े जाने की, उसका डेरा से रिश्ता और उस लेटर का अखबार में छपना और उसके बाद डेरा का भड़कना, ये सारी चीज़ें काम आईं। और आखिरकार आज पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की कत्ल के लिए राम रहीम और उसके 3 गुर्गों को दोषी माना है। अब सज़ा इसको क्या दी जाएगी इसमें, इसका फैसला 17 जनवरी को होगा। आज 11 है, मतलब 6 दिन के बाद। अब कानून के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम सज़ा जो है
अगर जो एक मापदंड होता है कि एक ऐसा शख्स जो समाज में इतना रुतबा रखता है, जिसको लोग इतने करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उस हिसाब से चलें तो इस मामले में फांसी की सज़ा भी हो सकती है, हालांकि उसकी उम्मीद बहुत कम है। दूसरा, उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है, ये पॉसिबल है। लेकिन मिनिमम कम से कम जो मुझे लगता है 10 साल से कम की सज़ा नहीं होगी। तो ये इसका फैसला जो ऐलान होगा वो 17 जनवरी को होगा। अब मान लीजिए आप एक तरफ की फांसी नहीं होती है, उम्र कैद भी नहीं होता, मिनिमम 10 साल भी है, तो 2 साध्वियों के रेप के मामले में 10-10 साल की 2 सज़ा, मतलब 20 साल की सज़ा बाबा राम रहीम अभी रोहतक के सोनारिया जेल में काट रहे हैं। ये दोनों 10-10 साल की सज़ा जो है वो अलग अलग चल रही है। मतलब ये नहीं है कि 10 साल हो गए तो वो बरी हो जाएंगे, बल्कि 10-10 साल की 2 सज़ा अलग अलग है। अब ये जो तीसरा आज जो फैसला आया, जिसमें अभी 17 तारीख को सज़ा का ऐलान होना है, इसमें जो भी सज़ा मिलेगी ये सज़ा भी अलग चलेगा। इसको ये नहीं है कि अगर मान लीजिए इस मामले में 10 साल की सज़ा होती है तो ऑलरेडी राम रहीम 10-20 साल की सज़ा काट रहा है, तो उसी में ये 10 साल भी काउंट होगा, क्योंकि ये मुकदमा अलग था, इस मुकदमे की सुनवाई अलग हुई, इसके सारे विटनेस, सारी चीज़ें अलग हुई, तो इसका उन दोनों की सज़ा से कोई लेना देना नहीं होगा, बल्कि ये सज़ा अलग होगी। तो कुल मिलाकर जो कानून के जानकार हैं उनसे जो मेरी बात हुई, उसके हिसाब से फ़िलहाल अगर 17 तारीख को मिनिमम 10 साल की भी सज़ा होती है तो राम रहीम के हिस्से में 30 साल की सज़ा आ चुकी है, और इससे ज़्यादा होती है तो खैर वो अलग है। लेकिन इस 30 साल की सज़ा भी अभी मान के चलिए 20 तो है ही है, बाकी आसान नहीं है कुछ अभी, इसके बाद सब कुछ ख़त्म नहीं। अभी एक और मर्डर का मामला है जो चल रहा है, और उसका भी फैसला कभी भी आ सकता है। और जो 2 साध्वी जिनके साथ रेप के लिए 20 साल की सज़ा हुई, उन्हीं में से एक साध्वी का वो भाई है जिसके लिए अदालत में मुकदमा चल रहा है, और उस भाई की भी बाद में हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या का भी इल्ज़ाम राम रहीम पर है, और उसमें भी वो मुख्य आरोपी है। तो एक मर्डर का भी और फैसला आना, जिस तरीके से 2 रेप का फैसला आ गया, एक मर्डर का आ जाएगा, अभी एक और मर्डर है उसका फैसला आना है। उसके बाद 400 अपने ही जो उनके साधु थे और उन लोगों को नपुंसक बनाने का मामला चल रहा है, उसमें भी अभी फैसला आना बाकी है। एक अपना जो मैनेजर फ़कीर चंद शायद नाम था, जो डेरा सच्चा का है, वो मिसिंग है, उसके बारे में ये भी है कि उसका मर्डर कर दिया गया, उसमें भी अभी फैसला आना बाकी है। तो कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं कि बाबा राम रहीम के लिए शायद जेल से फ़िलहाल बाहर निकलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ये तो थी पूरी कहानी, जिसमें आज क्या हुआ और बाबा का किस तरह पोल खुला एक अखबार की वजह से। अब एक सवाल, क्योंकि वो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इसलिए लेकर आया हूँ ख़ास तौर पर। जिस गुमनाम लेटर की वजह से बाबा को 20 साल की सज़ा हुई रेप के मामले में, और जिस गुमनाम लेटर को छापने की वजह से एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का कत्ल हुआ, वो लेटर 3 पन्ने का यही है। चूँकि इसका मैंने प्रिंट आउट दूसरे तरीके से निकाला, लेकिन ये 3 पन्ने का है। ये लेटर एक, जिसमें गुमनाम इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आखिर में नाम नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ एक दुखी अबला। और इस लेटर ने ही कायदे से अगर कहें हम तो बाबा राम रहीम के पूरे साम्राज्य को बर्बाद करके रख दिया। बाबा राम रहीम का जो पूरा एक औरा बना हुआ था, जो एक करोड़ों भक्त थे, वो सब ख़त्म कर दिया, वो सिर्फ इस लेटर की वजह से। अगर ये लेटर सामने ना आया होता तो शायद राम रहीम आज भी अपनी धर्म की दुकान उसी तरह चला रहा होता, और जो अंधे भक्त हैं उनकी भक्ति का वो पूरा फ़ायदा उठा रहा होता। तो मैं सिर्फ ये लेटर इसलिए लाया हूँ कि एक साध्वी की कहानी है जो इसने इस लेटर में लिखा था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके नाम, और मीडिया कुछ हाउसेस के लिए। तो इस ख़त में, इस लेटर में है क्या ऐसा लिखा हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? उसी की ज़ुबानी उसकी ये लेटर है, इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं है। ये पूरा लेटर मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सेवा में प्रधानमंत्री महोदय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। विषय: सच्चे सौदे वाले महाराज द्वारा सैकड़ों लड़कियों के साथ किए गए बलात्कार के मामले की जांच संबंधी। श्रीमान जी, मैं पंजाब की रहने वाली एक लड़की हूँ। मैं डेरा सच्चा
सौदा सिरसा हरियाणा में साध्वी के तौर पर पिछले 5 साल से सेवा कर रही हूँ। मेरे सिवाय इस डेरे में और भी सैकड़ों लड़कियां हैं जो हर रोज़ 18 घंटे सेवा करती हैं, पर हमारा शारीरिक शोषण होता है। डेरे के महाराज गुरमीत सिंह लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। मैं बीए पास हूँ। मेरा परिवार भी महाराज जी का अंधभक्त है। उनके कहने पर ही मैं साध्वी बनी। साध्वी बनने के 2 साल बाद महाराज गुरमीत की एक खास चेली गुरजोत कौर रात 10 बजे मेरे पास आई और कहा कि महाराज ने मुझे अपनी गुफा में बुलाया है। और मैं बड़ी खुश हुई कि महाराज ने खुद मुझे बुलाया। मैं पहली बार महाराज के पास जा रही हूँ। मैं जब सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गई और महाराज की गुफा के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि महाराज बेड पर बैठे हुए हैं। उनके हाथ में टीवी का रिमोट था और वो ब्लू फिल्म देख रहे थे। उनके सिरहाने बिस्तर पर एक रिवॉल्वर रखी हुई थी। ये सारा कुछ देखकर मैं घबरा गई। मैंने महाराज के ऐसे किरदार के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। महाराज ने टीवी बंद कर दिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। महाराज ने मुझे पानी पिलाया और कहा कि उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया है कि वो मुझे अपने करीब समझते हैं। ये मेरा पहला अनुभव था। महाराज ने मुझे अपनी जकड़ में ले लिया और कहा कि वो मुझे दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। महाराज ने यह भी कहा कि वो मेरे साथ प्यार करना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि मैं उनकी चेली बनने के लिए अपना तन मन धन उनको सौंप चुकी हूँ और उन्होंने मेरी भेंट स्वीकार कर ली है। जब मैंने इस पर एतराज़ किया तो महाराज ने यह कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं रब यानी भगवान हूँ। तो महाराज बोले, श्री कृष्ण भी भगवान थे और उनके पास गोपियाँ थीं जिनके साथ वो प्रेम लीला रचाते थे, फिर भी लोग उनको भगवान मानते हैं। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें इस रिवॉल्वर से मार भी सकता हूँ और यहाँ तुम्हारी लाश भी दबा सकता हूँ। तुम्हारे परिवार वाले मेरे पक्के श्रद्धालु हैं और उन्हें मुझ पर अंधा विश्वास है। मुझे ये अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे परिवार वाले मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकते। सरकारों पर भी मेरा अच्छा असर है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के केंद्रीय मंत्री मेरे पास माथा टेकने आते हैं। वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे परिवार वालों को नौकरियों से हटवा दूंगा और अपने सेवादारों से उनको कहीं मरा खपा दूंगा। हम उनके कत्ल का कोई भी सबूत नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें यह पता है कि पहले भी हमने डेरे के मैनेजर फ़कीर चंद को गुंडों से मरवाया। आज तक उसके कत्ल का कोई सुराग नहीं निकला। डेरे पर हर रोज़ 1 करोड़ की आमदनी होती है। इससे हम नेता, पुलिस और जजों को खरीद सकते हैं। इसके बाद महाराज ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। महाराज पिछले 3 साल से ये सब कुछ करते आ रहे हैं। हर 25-30 दिन बाद मेरी बारी आती है। मुझे ये भी पता चला है कि महाराज ने मुझसे पहले भी डेरे में मौजूद जिन लड़कियों को बुलाया उनके साथ भी यही सब कुछ किया। इनमें से बहुत सारी लड़कियों की उम्र 35-40 साल है और वो शादी की उम्र भी पार कर चुकी हैं। उनके पास इस हाल में रहने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं बचा। ज़्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और वो BA, MA, B.Ed की डिग्रियां प्राप्त हैं, पर वो डेरे में नर्क भोग रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनके परिवार वालों की महाराज पर अंधी श्रद्धा है। हम सफ़ेद कपड़े पहनकर सिर पर पटका बांध कर रहते हैं और मर्दों की तरफ देख भी नहीं सकते और महाराज के आदेश के मुताबिक आदमियों से 8-10 फीट की दूरी से ही बात करते हैं। हम देखने वालों को देवियां लगते हैं, पर हम वेश्याओं की ज़िंदगी भोग रहे हैं। कई बार मैंने अपने घर वालों को बताने की कोशिश की कि डेरे में सब कुछ अच्छा नहीं, पर मेरे परिवार वालों ने मुझे डांट दिया और कहा कि डेरे से अच्छी जगह और कोई नहीं, क्योंकि हम महाराज की संगत में हैं। उन्होंने कहा कि मैंने डेरे के बारे में अपने मन में गलत सोच पैदा कर ली है। घर वालों ने मुझे सदगुरु का नाम जपने के लिए कहा। मैं यहाँ मजबूर हूँ क्योंकि महाराज के हर हुक्म की पालना करना पड़ता है। किसी लड़की को दूसरी लड़की से बात करने की भी इजाज़त नहीं है। महाराज के आदेश के मुताबिक लड़कियां अपने घर वालों से भी टेलीफोन पर बात नहीं कर सकती। अगर कोई लड़की डेरे की असलियत के बारे में किसी से बात करे तो महाराज के आदेश के मुताबिक उसको सज़ा दी जाती है। कुछ दिन पहले भटिंडा की एक लड़की ने महाराज की करतूतों के बारे में बता दिया। इसके बाद सारी चेलियों ने उसकी पिटाई कर दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की वजह से वो अब भी बिस्तर पर पड़ी हुई है, जिसके बाद उसके पिता ने डेरे की सेवादारी छोड़ दी और अपने घर चले गए। वो महाराज के डर और अपनी बदनामी की वजह से किसी को भी कुछ बता नहीं रही। इसी तरह कुरुक्षेत्र की एक लड़की भी डेरा छोड़कर अपने घर चली गई। जब उसने सारी कहानी अपने परिवार वालों को बताई तब उसके भाई ने डेरा छोड़ दिया, जो कि वहाँ सेवादार के तौर पर काम करता था। जब संगरूर की एक लड़की डेरा छोड़कर अपने घर गई तो डेरे के हथियारबंद सेवादार गुंडे लड़की के घर पहुँच गए। दरवाज़ा अंदर से बंद करने के बाद उन्होंने लड़की को मार देने की धमकी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसी तरह मानसा, फिरोजपुर, पटियाला और लुधियाना ज़िलों की और भी लड़कियां हैं जो डेरे के बारे में कुछ भी कहने से डर रही हैं। चाहे वो डेरा छोड़ चुकी हों, पर वो अपनी जान के खतरे के डर से कुछ नहीं बोल रही। इसी तरह सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हनुमानगढ़ और मेरठ ज़िलों की लड़कियां डेरे के गुंडों की वजह से अपने साथ हुई कहानियाँ बाहर नहीं निकाल रही हैं। अगर मैं भी अपना नाम बता दूँ
तो मुझे और मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं आम लोगों को ये सच्चाई बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये परेशानी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर मुझे अपनी जान का ख़तरा है। अगर प्रेस या किसी एजेंसी के ज़रिए जांच कराई जाए तो डेरे में रह रही 40 से 50 लड़कियां सच्चाई बयान करने के लिए सामने आ जाएंगी। हमारी मेडिकल जांच भी हो सकती है, ताकि पता चल सके कि हम कुंवारी चेलियां हैं या नहीं। अगर हम कुंवारी नहीं हैं तो इसकी पड़ताल की जाए कि किसने हमारा कुंवारा भंग किया है। ये बात सामने आएगी कि महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सच्चा सौदा में हमारी ज़िंदगियां बर्बाद की है। एक दुखी अबला। ये है वो पूरी कहानी, बल्कि लेटर गुमनाम, जिसकी वजह से बाबा राम रहीम को 20 साल की सज़ा हुई। और यही वो लेटर है जिसे छापने की सज़ा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को मिली। तो ये थी पूरी कहानी।